चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं? देखिए, ये सब जितनी भी कमेटियाँ बनी, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जैसे आपके पड़ोस का व्यक्ति है, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन आपके ऊपर दबाव नहीं कर सकता कि आप वही काम करो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि आपके पापा हैं, ठीक है, उनको नई कार खरीदनी, आपका पड़ोसी बोला नहीं नहीं नहीं, इस वक्त सर देखिए अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं आपको आपको ख़रीदनी है, तो उसमें वो एडवाइस तो कर सकते हैं, बट क्या ज़बरदस्ती प्रेशर डाल सकते हैं? नहीं। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी, इसका भी कुछ वैसे ही फंक्शन है। ये देशों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसमें ये एडवाइस करता है, ठीक है, ऑर्डर नहीं होता एग्जैक्टली उनके लिए। ठीक है, आइए देखते। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये एक ऐसा अंग है जिसका आपके इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो बना था, संघ जो बना है, उसका एक ऐसा अंग है जो कि किसके बारे में बात करता है? न्याय के बारे में बात करता है, जस्टिस के बारे में बात करता है। ठीक है, इट सीट्स इन एट हैग्यू, नीदरलैंड। ये है कहाँ पे? इसका हेड कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है आपका कहाँ पे? हेड ऑफिस है नीदरलैंड में, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस प्रेजेंट है। हेड ऑफिस क्या कहते हैं, या तो हम कहें कोर्ट ऑफ जस्टिस वहीं पे ही। ठीक है, हेड ऑफिस गलत से आ गया था, जो बाहर के ऑफिस वाले हमारे कान खा रहे थे, इसलिए हेड ऑफिस आ गया। बट आपका ये समझिए कि कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। इट बिगेन वर्क इन 1946, काम करना इसने शुरू किया था 1946 से। व्हेन इट प्लेस्ड द परमानेंट कोर्ट इन इंटरनेशनल जस्टिस विच हैड फंक्शनड इन पीस पैलेस सिंस 1924। पीस पैलेस जो है वहाँ पे 1922 से काम कर रही थी। उसके बाद 1946 में इनको एक परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में इनको इस जगह को वो कर दिया गया कि हाँ ये इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के लिए ये काम करेंगे। तो वहाँ से फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टार्ट हुआ, वहाँ से इसके फंक्शन शुरू हुए। द कोर्ट हैड अ डुअल रोल, दो तरीके हैं टू सेटल, कोई चीज़ को शांत कराना, शांति कराना, सेटल डाउन कराना दो पार्टियों के बीच में, इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके हिसाब से सेटल कराना। द लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय द स्टेट्स एंड टू गिव द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल एक्शन, कि क्या अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस पर क्या लीगल तौर पे इंटरनेशनल जो लॉ है उसके तौर पे क्या सही है क्या गलत है उस पर बताना, ठीक है, और उसका कानून क्या है वो बताना, और एडवाइस करना जिससे कि क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं उस स्टेट के खिलाफ अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है। रेफर टू इट डली अथोराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गन और एजेंसीज। मैंने डली अथोराइज्ड मीन्स क्या है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। क्यों? अब एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का ही मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, वहाँ पे फैसला आया कि जो व्यक्ति है जिसको फांसी दी गई, जिसको वो बता रहे घुसपैठिया है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही नहीं वो व्यापारी हैं, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी तो नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनने उतना लीगल प्रोसीजर नहीं दिया जितना देना चाहिए। ठीक है, तो एडवाइजर्स कई बार अपने लोग जो सरकारें हैं वो अपनी मान लेती हैं और कई बार नहीं मानती हैं। जब नहीं मानती हैं तो फिर ये डमी हो गया ना, किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, कंपोजिशन, द कोर्ट इज़ कम्पोज ऑफ 15 जजेस, इसमें 15 जज रहते हैं, इलेक्टेड टू 9-year टर्म ऑफ ऑफिस बाय यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सिटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है, उसके बाद 15 जज की नियुक्ति होती है जो कि 9 साल के लिए वहाँ पे काम करते हैं। इट मे नॉट इंक्लूड मोर देन 1 जज फॉर एनी नेशनैलिटी, और उसमें किसी एक देश का एक से अधिक जज नहीं हो सकता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 years, हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं फॉर 1/3 ऑफ द सीट, क्योंकि इकट्ठा 15 के 15 जज वो नहीं होते हैं, इलेक्शन पे नहीं जाते हैं। हर साल जो है 3-3 जज का, हर 3 साल के बाद कितना, 5 जज का होगा आई थिंक, होगा 3, 5 या 15, ओके, नहीं देखते हैं कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, एवरी 3 years 1/3 ऑफ द सीट, 1/3 मीन्स की या 5 मेंबर्स हर 3 साल पे रिप्रेजेंट होते हैं। इस तरह 9 साल में हर बार रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है,
जजेस आ जाते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कोर्ट और एंड रिटायरिंग जज में बी री इलेक्टेड, अगर कोई जज रिटायर हो रहा है तो उसको री इलेक्ट किया जा सकता है, दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ के वो जीत सकता है और फिर से जज बन सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोबारा नहीं बन सकते। द मेंबर ऑफ द कोर्ट डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट। जो मेंबर हैं कोर्ट के वो अपनी सरकारों के उच्चायुक्त नहीं हैं कि अपने सरकार की बात करेंगे, सरकार के हितों की बात करेंगे, नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद स्वतंत्र जो है एक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए काम करने वाले जजेस हैं, ठीक है। उनमें कोई भी प्रेशर नहीं रहे किसी भी कंट्री का। द जजेस मस्ट पॉजेस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर। हर एक देश में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सबसे ऊपरी, सबसे हाईएस्ट मीन्स की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, अगर वो क्वालिफिकेशन हमारे पास है तो हम चीफ जस्टिस और इंटरनेशनल चीफ जस्टिस बनने के एलिजिबल हो सकते हैं, जज बनने के एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने अपने कंट्री पे एलिजिबल है। और बी ज्यूरिस्ट ऑफ द रिकग्नाइज कॉम्पिटेंस इन इंटरनेशनल लॉ। अब ज्यूरी के रूप में काम किए हों, ठीक है। अब ज्यूरी से रिलेटेड आप जाके सर्च कर सकते हैं, long procedure to explain that. The composition of the court had also to reflect the main forms of civilization and principal legal system of the world. The court elects its president and vice president of the 3-year term. They may, when their term expires, be re-elected. The court has the power to appoint it registrar, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग पोस्ट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की हैं, चाहे वो वहाँ के रजिस्ट्रार की है, वो सब जो है आपस में वो लोग इलेक्शंस करते हैं, उसमें नियुक्त किए जाते हैं। उसमें बाहर वो यूनियन असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। अब पावर एंड फंक्शन की बात करें, काम क्या है, कैसे है। पार्टीज ओनली मेंबर ऑफ स्टेट्स में अप्लाई टू एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट। कोई भी देश जो है जाके वहाँ पे केस लड़ सकता है, ठीक है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जा कर के वहाँ पे केस FIR नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही अपीयर कर सकते हैं, स्टेट मेंबर्स जो हैं वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी केस ले जा सकते हैं। द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड अप्लाई बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, वहाँ पर गुहार लगा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एप्लीकेबल लॉ। The court decided the case in accordance with the international treaties and convention in the force, international customs। अब देखिए जो कोर्ट डिसाइड कैसे करता है कि क्या सही है या क्या गलत है। जो भी इंटरनेशनल संधियाँ हुई हैं, जो भी संधियाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है, जो दो देशों के बीच में संधियाँ हुई हैं, उन्हीं सब पेपर्स वर्क को रिवाइज करके उसी बेसिस पर फैसला लिया जाता है, ठीक है। ये नहीं रहता है कि डायरेक्टली पेपर जो फैसला लिया जाता है इस बेसिस पे नहीं रहता है कि कोई उनका अलग एक बुक बना हुआ है, जो भी ट्रीटीज़, क्योंकि जब आपको मैंने पहले ही बताया था एक पर्टिकुलर एक रिटर्न वर्क था किसका, आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें सभी लोगों ने साइन किया था। तो उस पर क्या ट्रीटीज़, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, दो देशों के बीच में क्या क्या संधियाँ हुई हैं, उन सभी बेसिस को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। वॉलंटरी जुरिडिक्शन। द कोर्ट इज कंपेटेंट टू entertain a dispute if the state concerned agree to take the issue to it। वो तभी उस मैटर में इंटरफेयर कर सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे लॉकडाउन लगा, लोग मरने लगे, उसके ऊपर सो मोटो लेते हुए कोर्ट में एक केस चला दिया और गवर्नमेंट को वहाँ पे हाजिर होना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तब जब तक नहीं कर सकती जब तक कोई भी मुद्दा, ठीक है, वो गवर्नमेंट लेकर के उनके पास नहीं जाती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लेके नहीं जाती है, तब तक कोई भी वहाँ पे बातचीत हो ही नहीं सकती। कंपल्सरी जुरिडिक्शन। द कोर्ट हैज़ कंपल्सरी जुरिडिक्शन इन द फॉलोइंग एरियाज। किन चीज़ों में वो फैसले कंपल्सरी हो जाते हैं? अगेंस्ट द बैकग्राउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटीज़ प्रोवाइड दैट डिस्प्यूट्स आर सबमिटेड टू द कोर्ट in its jurisdiction extended to dispute pertaining to the interpretation of international law. Reparation means compensation to be made to breach of international obligation, ठीक है। इसमें क्या है, जहाँ पे विश्व शांति खतरा हो जाए, ठीक है, जहाँ पे जो ट्रीटीज़ हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पे कहते हैं कि डिस्प्यूट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है, उन सभी पर वो कंपल्सरी जुरिडिक्शन फैसले अपने देती है।
एडवाइजरी, क्योंकि वो कंपलसरी जुडिक्शन मीन्स उसको आपको फॉलो करना ही है, कंपेल्ड हो आपकी, उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, एडवाइजरी ओपिनियन। देखिए अब बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पे एडवाइस करना रहता है, जैसे द एडवाइजरी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इज ओपन सोनली फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द ओनली बॉडीज एट प्रेजेंट अथॉरिटीज टू रिक्वेस्ट द एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ द कोर्ट आर 5 organ of the United Nations, 16 special agencies of the United Nations. Since 1946, court have given 24 advisory opinions concerning the preparation of injuries suffered in the service of the United Nations, territorial status of Southwest Asia, Namibia and Western Sahara etc. ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो बॉडीज़ हैं जो कि लगातार पूरे विश्व में काम करती रहती हैं चेंजेस करने के लिए, सुधार करने के लिए, उन सभी पर जो है कहीं ना कहीं वो एडवाइजेस दे सकती हैं। कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर? मोहित? Yes, sir. मोहित, codification of international law. The court has played a significant role in the codification of international law. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपके कोडिफिकेशन क्या है? कोडिफाई करना। द कोर्ट ऑफ हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को बनाने में इसने एक बिल्डअप करने के लिए, कानून को बिल्डअप करने के लिए कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उसने सभी कन्विक्शन, ट्रीटीज, इन सभी को एग्जामिन किया, उसके बिहाफ पर जाकर के एक फाइनली एक कानून डिसाइड किया जिसको फॉलो करना रहेगा सभी नेशंस को, जो एटलीस्ट जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और जो नहीं हैं उनके ऊपर कंपलसेट किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि वो भी फॉलो करें। इवॉल्विंग प्रोसीजर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, नए नए तरीके निकाले जाते हैं जिससे शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी विवाद है उस मसले का हल निकल जाए। किसी भी तरह के विवाद का हल निकलने के लिए एक साधारण तरीका अपनाया जाता है जिससे शांतिपूर्ण तरीके से वो विवाद हल हो जाए। द कोर्ट में रिकमेंड द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर और मेथड ऑफ सेटलमेंट ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द केस। फर्दर मोर इट में ऑल्सो रिकमेंड द टर्म ऑफ सेटलमेंट। क्या है कि वो कोर्ट में आखिर में ये बता सकता है कि किस बेसिस पर दोनों पार्टियां आपस में सेटलमेंट कर सकती हैं, क्या उसमें पॉइंट्स रखे जा सकते हैं और जिस बेसिस और तरीका क्या है सेटलमेंट करने का वो भी बता सकती है। कौन? आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज़ मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट। वहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है, ओपिनियन के बेसिस पर जो बहुमत जिसके साथ रहता है उसके हिसाब से वोटिंग के हिसाब से आखिर में फैसला लिया जाता है। मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ऑब्लिग्ड टू कंप्लाई, अ मेंबर ऑफ कहाँ गया, a member of the United Nations is obliged to comply with the decision of the court in any case to which it is party। किसी भी केस में अगर मेंबर यूनाइटेड नेशन के आप हो और पार्टी भी हो तो आपको ज़रूर इसको मानना पड़ेगा, फॉलो करने का। इफ़ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई एंड फुलफिल इट ऑब्लिगेशन द अदर पार्टी मे टेक अप टू द मैटर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर कोई एक ऐसी पार्टी है जो कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दे रही है, नहीं मान रही है, तो जो दूसरी पार्टी है वो जा करके सिक्योरिटी काउंसिल पे जाके कंप्लेन कर सकती है और सिक्योरिटी काउंसिल पे एक्शन ले सकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोस, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रहने सहने का तरीका सुधारने के लिए
फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए ये काम करती है। ट्रस्टी काउंसिल, इट इज़ द चार्ज ऑफ ऑल टेरिटरीज विच वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर द मैंडेट सिस्टम ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, अब जो है ये उन टेरिटरीज की बात करते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो लीग ऑफ नेशन के मैंडेट सिस्टम था उसके अंतर्गत ये रूल किए जाते थे। उनके ग्रुप्स को, उन टेरिटरीज के ग्रुप को ट्रस्टी काउंसिल कहा जाता है। सेक्रेटरीट की बात करें, इट इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, it is the chief administrative office of the UN. It is composed of secretary general, who is the chief administrative officer of the organization, and international staff appointed by him. Its main function is to coordinate and supervise the activities of UN. ये secretary जो है ये ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है UN का। ये सेक्रेटरी, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेक्रेटरी जनरल, इसमें सेक्रेटरी रहते हैं, who is that chief administrative officer of the organization। उस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में इसकी जो भी काम होता है, जो प्रोसीजिंग होती है, उनको सबको देखभाल करने का काम रहता है, इसका कराने का काम रहता है। ठीक है, इट मेन फंक्शन टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज विद द UN ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके सही तरीके से समन्वय बिठा के काम कराने का इनका जिम्मा रहता है। अब रही बात मेजर एजेंसीज एंड यूनाइटेड नेशन की, तो आई विल प्रोसीड इट ऑन मंडे, और होपफुली मंडे को ही ख़त्म हो जाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, मुझे याद है आपको मैंने संडे को कहा था आपको करने के लिए, बट जब एक दिन में ही कंप्लीट हो सकता है तो काहे को इतना परेशान होने का। ठीक है, एक दिन आप आराम से डाउट पूछो, और नहीं है डाउट तो बता देना। और सार्थक जी गुड मॉर्निंग, आपकी हो सकता है नींद खुल गई होगी। कैसा रहा आपका रात की नींद? ठीक है, आपको सपने अच्छे